नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। हम हर 15 दिन में आपको एक नई हस्ती से मिलवाते हैं और इस बार कड़ी है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की। डॉक्टर रमन सिंह ने एक इतिहास रचा है। ऐसे बिरले ही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 12 साल से अधिक का वक्त पूरा कर लिया हो लगातार। जी हां, यह रिकॉर्ड है एक तरीके से डॉक्टर रमन सिंह का। और उन्होंने 8 दिसंबर 2013 को अपने तीसरे मंत्री हैं जिन्होंने अपने 12 साल से अधिक का वक्त पूरा कर लिया हो लगातार। जी हां, यह रिकॉर्ड है एक तरीके से डॉक्टर रमन सिंह का। और उन्होंने 8 दिसंबर 2013 को अपने तीसरे टर्म की शुरुआत की थी। क्या है उनकी सफलता का राज? किन मुद्दों पर माने कि छत्तीसगढ़ एक सफल राज्य है? अगर ऐसा है तो नक्सली समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों कांग्रेस घोटाले के आरोप लगाती है? साथ ही साथ भविष्य की छत्तीसगढ़ की क्या योजनाएं हैं? इसको जानने के लिए हमारे साथ खुद डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ एक नया राज्य, आप मुझे बताइए कि आज की तारीख में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कहां खड़ा है? छत्तीसगढ़ 2000 में जन्म हुआ और आज 2015 में इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। 15 साल की यात्रा किसी राज्य के एक बहुत लंबा समय नहीं मानता और मुझे अवसर मिला 2003 से। मैं कह सकता हूं कि आज हम छत्तीसगढ़ में इन पिछले 15 साल की विकास यात्रा को देखे हैं तो कह सकता हूं कि जिस छत्तीसगढ़ को पलायन करने वाला छत्तीसगढ़ कहा जाता था, जिस छत्तीसगढ़ को पिछड़ा छत्तीसगढ़ कहा जाता था, जिस छत्तीसगढ़ को ये गिनती होती थी कि यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे कमजोर है, वो छत्तीसगढ़ अब तेजी के साथ इस 15 साल की यात्रा में आगे बढ़ा है। और आज छत्तीसगढ़ इस 15 साल में विकास की उस ऊंचाई को छू रहा है जब हम अपनी गिनती पिछड़े राज्यों से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सबसे विकसित राज्यों के साथ आने की स्थिति में हम अपने आप को पाते हैं। जहां पर कैपिटा इनकम 15,000 रुपया था, आज उसको हमने लगातार बढ़ाया, आज 68,000 हो गया। 6,000-7,000 करोड़ के बजट से जिस यात्रा को शुरू किया, आज करीब करीब 70,000 करोड़ के विकास की यात्रा कर रहे हैं। 600-700 मेगावाट पावर का जहां कंजम्पशन होता था, बिजली की कुल खपत 650 मेगावाट हुआ करती थी और अभी इस नवंबर में हमारी खपत 4,000 मेगावाट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ की इस विकास यात्रा में हम बेहतर तरीके से पूरी कार्य योजना बना के सभी क्षेत्रों में विकास को आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाला कल छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर होगा। युवा पीढ़ी के हाथ में छत्तीसगढ़ होगा और इस विकास को सपना जो छत्तीसगढ़ के निर्माण का, मैं आज बिल्कुल इस बात को कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच रही है, कल्पना रही है और उनके कल्पना के अनुरूप एक नए राज्य को हम विकसित करेंगे, छत्तीसगढ़ को विकसित करेंगे और इसका क्रम जारी है। इसको आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आपने कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की जिसको शुरुआत में बड़े पॉपुलिस्ट कहा गया, जैसे आपको चाउर वाले बाबा कहा जाता है, चावल वाले बाबा। आपने चावल और नमक देने की शुरुआत की। क्या आपको लगता है कि और आपको क्रिटिसाइज किया गया कि एक पॉपुलिस्ट स्कीम है, क्या आपको लगता है कि वो एक पॉपुलिस्ट स्कीम थी और अब तक सस्टेन कैसे कर रही है? मुझे मुख्यमंत्री के नाते पहले दिन ये लगा कि डॉक्टर रमन के सामने बड़ी चुनौती है कि शिशु मृत्यु दर कम करें, मातृ मृत्यु दर कम करें, कुपोषण को कम करें। और इस पूरे विषय के अध्ययन करने के बाद मुझे लगा यदि मेरे खाद के भंडार भरे हैं, धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ में हो रहा है, मगर उसी गोडाउन के नीचे आदमी भूखा है, यदि उसका बच्चा, हमारी माताएं कुपोषित है, तो फिर इस भंडार के भरने से कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि लोगों तक खाने की व्यवस्था बेहतर हो और इसलिए हमने खाद्यान्न सुरक्षा नियम पास किया। शायद हिंदुस्तान में पहला कानून छत्तीसगढ़ ने बनाया। बातें बहुत हुई और 60 लाख परिवारों को चिन्हांकित करके उनको चावल की व्यवस्था की। और ये न केवल खाद्यान्न सुरक्षा है, ये पोषण सुरक्षा को भी जोड़ा। इसमें हमने आयोडाइज साल्ट जोड़ा, इसमें हमने बस्तर और सरगुजा में प्रोटीन की जो कमी होती है उसके लिए हमने दाल उनको 5 रुपया
और मैदानी स्तर में 10 रुपया देने के लिए की। आज ये योजना 60 लाख परिवारों तक जा रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान ने दुनिया में कोई भी सरकार इस प्रकार की खाद्यान्न सुरक्षा के बारे में गंभीरता के साथ पिछले 8 साल से जो काम हो रहा है, और 60 लाख परिवार का मतलब होता है कि 60 लाख परिवार तक 7 तारीख तक राशन पहुंचना ही है। दुनिया ने बहुत आलोचना की, और मैं मुख्यमंत्री के नाते 12 साल बाद भी कह सकता हूं कि इस पूरे राजनीतिक जीवन में यदि सबसे बेहतर, सबसे बड़ा और सबसे सुकून देने वाला काम डॉक्टर रमन ने यदि किया है तो खाद्यान्न सुरक्षा को किया। इससे आगे मैं बढ़ के नहीं कह सकता। इससे बड़ी योजना मैंने जीवन में कल्पना नहीं की थी, और इसको हमने सफलतापूर्वक इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, आगे भी जारी रखेंगे। सर्वा युद्धम आपने शुरू किया, लेकिन सर्वा युद्धम के साथ जो समस्या हुई आपको पता है। आपको क्या लगता है क्यों इसमें रोड ब्लॉक्स आए? सर्वा युद्धम डॉक्टर रमन ने प्रारंभ नहीं किया। ये बस्तर के वनवासियों का एक स्वस्फूर्त एक जन आंदोलन था, और उसका शाब्दिक अर्थ ही है। सलवा का मतलब है शांति, और जुड़म का मतलब है जुड़ाव, अभियान, जोड़ना। एक शांति का अभियान था जिसमें 40-40 हजार लोग नक्सलवाद के खिलाफ सड़क में आते थे, रैली निकालते थे। बाद में नक्सलियों ने उसको लगा कि इसको कुचला जाए, तो काफी हत्याएं हुई। मगर कोई राजनीतिक दल का नेता, न केवल डॉक्टर रमन या कोई राजनीतिक दल, ऐसे आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकता, क्योंकि वहां बस्तर में, दंतेवाड़ा में, सुकमा में, बलरामपुर में, बीजापुर में, कोंटा में, कुटरू में, वहां आप यदि सड़क में निकल के आ रहे हैं तो उन लोगों को जिन्होंने नेतृत्व किया उन्हें खतरा रहता है। आरडीएक्स विषय है, बारूदी सुरंग, और ऐसे भीषण परिस्थितियों में आंदोलन कोई राजनीतिक दल नहीं चला सकता। ये बस्तर की जनता की ताकत थी, उनका मनोबल था कि उन्होंने इस आंदोलन को आगे रखा और अपनी बात रखी। ठीक है, समय के अनुसार उनको नुकसान हुआ, तकलीफ हुई, इसलिए आंदोलन उस रूप में वो नहीं चला पाए, मगर आज भी बस्तर के लोग नक्सल के खिलाफ है। और मैं तो ये कह सकता हूं कि आज जो बस्तर की स्थिति है, जिस प्रकार से सरेंडर किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से स्थानीय कैडर बाहर आ रहा है, वो दिन दूर नहीं होगा कि बस्तर में शांति और विकास की दिशा में हम और बड़ा कदम उठाएंगे। ठीक है, मैंने माना आपकी ये बात, लेकिन 12 साल से ऊपर का वक्त हो गया है आपको। डॉक्टर रमन सिंह का एक सबसे बड़ा फेल्यूर ये है कि वो नक्सल समस्या को खत्म नहीं कर पाए। क्यों? 40 साल पुरानी बीमारी है। ये डॉक्टर रमन के आने के बाद नहीं हुआ, और ये आंदोलन की शुरुआत 3 दशक पहले इसका आगमन हो चुका था। और मैं कह सकता हूं कि इस लड़ाई की जब शुरुआत हमने की, हमारे पास न थाने थे, न चौकियां थी, न पुलिस बल था, न प्रशिक्षित फौज था, न उनके प्रशिक्षण के लिए हमारे पास कोई उपाय थे। ग्रेजुअली हमने छत्तीसगढ़ का फोर्स, जो उस समय की स्थिति थी, वो गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए न प्रशिक्षित था, मेंटली न फिजिकली उसके लिए फिट था। तो हमको पहले दिन मुझे लगा कि हमें एक यूथ नई टीम बनाना पड़ेगा, नए फोर्स लाना पड़ेगा, उनको बेहतर प्रशिक्षण देना पड़ेगा। तो हमने फोर्स की भर्ती की 50 से 60 हजार, उनको जंगल वॉरफेयर में प्रशिक्षण दिया, अच्छे शस्त्र दिए, नए थाने, नए चौकी एडवांस लाए। अब इस परिस्थितियों में धीरे धीरे मैं कह सकता हूं कि यात्रा, ये बीमारी पुरानी है और कठिन भी है, अब धीरे धीरे हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इसको मानता हूं कि इस 12 साल में हमने बहुत परिश्रम करके और काफी दूरी तय की है। आगे हमारा रास्ता पहले से बेहतर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम शांति और विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर रमन सिंह, नक्सली समस्या जो है उसको देखते हुए, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर बात करी जाए तो हमेशा ऐसा लगता है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, आर्मी का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा भूभाग पूरी तरह से उनके कब्जे में है। आपका क्या व्यू है इस पे? यही एक दूसरा पहलू है कि हम उनके खिलाफ सेना को नहीं ला सकते हैं। आप ये मानते हैं? हाँ, क्योंकि एक धड़ा ये मानता है कि सेना को लाना चाहिए। नहीं, मैं पहले दिन से मेरी स्पष्ट मान्यता थी, और आज भी है और कल भी रहेगी। सेना को लाकर हम इस समस्या का समाधान करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, हजारों बेगुनाह उसमें सामने आएंगे। हमें उनके बीच जाके उनका विश्वास जीतना है,
और विश्वास सिर्फ बंदूक से नहीं जीता जाता, विश्वास विकास की योजनाओं से और विश्वासमूलक कामों से जीता जा सकता है। ये बहुत स्लो प्रोसीजर है। ये पाकिस्तान या बांग्लादेश की सीमा नहीं है कि हम अपने बॉर्डर को खाली करा। ये वही लोग हैं, वहीं रहेंगे, और इनके बीच प्रशासन का विश्वास, पुलिस का विश्वास, और हम उनके लिए लड़ रहे हैं। ये विश्वास दिलाने में हम सफल तो हो गए, मगर हम उनको सेना का सहारा लेके चारों तरफ से घेर के और उनको सोचे कि पूरे इलाके को खाली करा लें, तो ये मुझे लगता नहीं कि किसी प्रकार से ये उचित होगा, और मैं इस मान्यता का हूं, इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। आप श्योर हैं? 100%। और इस व्यू के पीछे लोग ये भी तर्क देते हैं कि ऐसे में तो इस समस्या का समाधान ही नहीं होगा। समाधान हो रहा है। देखिए, समाधान वेस्ट बंगाल में हम देख रहे हैं, पंजाब की समस्या को देखें, नॉर्थ ईस्ट की समस्या को देखें, जम्मू कश्मीर की समस्या। एक समय लगता था कि पंजाब में क्या होगा, क्या दिक्कत होगी, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार कराना पड़ा इंदिरा गांधी को। वो ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा उपाय था जो अंत में उन्होंने मजबूरी में किया, मगर मुझे लगता है कि हम कोई एक गांव को, एक जिले को घेर कर और सेना का उपयोग करके पूरी तरीके से इनको समाप्त करने की कोशिश करेंगे तो ये बस्तर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, इतना डिफिकल्ट एरिया है, और 4 इंटर स्टेट बॉर्डर मिलते हैं, 4 नदियां क्रॉस करते हैं। आप इधर प्रेशर बढ़ाते हैं, वो उधर जाते हैं, उधर से प्रेशर होता है, हमारे यहां आते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैं देता हूं कि डिफिकल्ट टेरेन में हमको ऑपरेशन चलाना कितना कठिन होता है। एक वीरप्पन को पकड़ने में 40,000 फोर्स को 11 साल जंगल में घूमना पड़ा था, या तो सैकड़ों वीरप्पन है। इतना डिफिकल्ट है, आप तो सैकड़ों किलोमीटर तक चले जाएं, पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ी, और फिर उसके बाद तो यहां स्टेट में हमारे छत्तीसगढ़ में जो काम कर रहे हैं हमारे जवान, ये बाकी देश की बाकी परिस्थितियों से, और सबसे कठिन लड़ाई में हमारे जवान लगे हुए हैं। सुरक्षा भी करना है उन लोगों के, वनवासियों को, सुरक्षा के साथ साथ विकास के काम को भी देखना है, सड़क बन रही है, पुल बन रहा है, और उसके बाद अपना ऑपरेशन भी चलाना है। तो तीनों काम पैरेलल चलता है। थोड़ा बाकी जगह से ये कठिन काम है, मगर हम उसको पूरी सूझबूझ से और पूरे बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, हमेशा ये आरोप लगता है सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से कि राज्य की पुलिस ना तो कॉम्पिटेंट है और ना ही ठीक ढंग से सहयोग करती है। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि ऐसा वाकई होता है यहां पर? नहीं, राज्य की पुलिस बहुत बेहतर काम कर रही है। नए टीम हमारी जो लगी हुई है वो काफी अच्छे प्रशिक्षित भी है, उनका मनोबल भी बहुत बढ़िया है, और न केवल राज्य की पुलिस, हमारे जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके साथ हमारा बेहतर कॉम्बिनेशन भी बना है, इसलिए सफलता मिल रही है। अब पिछले 6 महीनों में, पिछले साल भर में जेरम के बाद हमारी स्थिति मजबूत हुई है, और अब घटनाएं वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है कि कहीं कहीं कुछ छोटी घटनाएं हो जाती है जिसमें लोगों की चर्चा होता है, मगर एक प्रेशर उनके ऊपर बना है, और हमारी पुलिस पूर्णतः सक्षम है इस पूरे समस्या के समाधान करने के लिए, और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बेहतर तरीके से अब छत्तीसगढ़ को समझ गए हैं उनके जवान, तो अच्छा तालमेल के साथ हम इस पर काम कर रहे हैं। 11,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, लेकिन 7 से 8,000 वर्ग किलोमीटर में सर्वे तक नहीं हुआ है आज। तो इसको कैसे देखते हैं? अबुझमाड़ की कहानी अलग है जी। अबुझमाड़ की कहानी कुछ पुराने राजनीतिक निर्णयों की वजह से, और बस्तर को सुरक्षित रखा जाए, एक उस दौर में बड़ा एक कंसेप्ट चलता था कि लोगों को प्रवेश बस्तर में ना हो, और अबुझमाड़ का सर्वे अंग्रेज और उसके पहले टोंडरमल से लेकर आज तक इस 100-150 साल की यात्रा में अभी तक इसका सर्वे हुआ नहीं, और इस इलाके को अलग रखने का सरकार ने एक योजना बनाई थी कि अबुझमाड़िया बैगा को दूर रखा जाए, और वो सही कदम नहीं था। उस समय सड़क भी बन जाता, सब ब्रिजेस भी बन जाते, बाकी काम भी हो जाता, और धीरे धीरे उस सुरक्षित जगह को इन लोगों ने अपना ठिकाना बनाया, और आज अबुझमाड़ निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ऐसा नहीं रहा कि अब सर्वे हम नहीं कर रहे हैं, उसका टोटल एरियल सर्वे भी हुआ है, नजदीकी गांव में जा भी रहे हैं, राशन भी वहां पहुंच रहा है, चुनाव भी हम कराने में सफल हो रहे हैं। तो अब डिटेल हम सर्वे भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अबुझमाड़ अब अबुझ रहा,
लोगों से संपर्क भी है, वहां स्कूलें भी चल रही है, आंगनबाड़ी भी चल रहा है, राशन की दुकान भी चल रहा है। तो धीरे धीरे दरवाजे खुल रहे हैं और हमने कहा है कि दरवाजे खोलना पड़ेगा। सड़क का काम भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि इन नक्सलियों के पॉलिटिकल कनेक्शन भी है? क्योंकि हमेशा ये बातें सुनने को आती हैं कि फला चुनाव जीतने के लिए फलानी पार्टी के नेता ने, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं के नक्सल कनेक्शन है। मुझे नहीं लगता कि किसी राजनीतिक दल को, दो बड़े राजनीतिक दल हैं, इन दो दल और बाकी दलों का इनके साथ, क्योंकि किसी राजनीतिक दल से इनका संबंध इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये डेमोक्रेसी को ही नहीं मानते, ये भारत के संविधान को ही नहीं मानते, आपके प्रजातांत्रिक सारी व्यवस्थाओं को छिन भिन करते हैं। तिरंगा फहराना इनके लिए, आप राजनीतिक दल से इनका संबंध इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये डेमोक्रेसी को ही नहीं मानते, ये भारत के संविधान को ही नहीं मानते, आपके प्रजातांत्रिक सारी व्यवस्थाओं को छिन भिन करते हैं। तिरंगा फहराना इनके लिए अपराध है, पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव का विरोध करते हैं। तो जो संगठन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकता है, उसके साथ किसी राजनीतिक दल का समर्थन इसलिए नहीं हो सकता कि सारे राजनीतिक दल इस डेमोक्रेसी की पैदाइश है और वो उसको मजबूत करने में लगे हैं। अपने अपने तरीके हो सकते हैं अलग अलग, मगर सब हम उसी के हिस्से हैं। इसलिए उनके साथ इस मुद्दे पर किसी राष्ट्रीय दल का मैं नहीं समझता कि कोई तालमेल हो सकता है। स्थानीय स्तर में कुछ समझौते होते होंगे, अलग बात है। मैं अपने सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपके राज्य की युवा पीढ़ी यहां पर मौजूद है, वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। पहला सवाल। हेलो सर, मेरा नाम रजनी ठाकुर है। दो योजनाएं जिनका चुनावी जीत में बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन चुनाव के बाद उनको बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। सबसे पहला तो एपीएल कार्ड और बीपीएल कार्ड बहुत धड़ल्ले से बनाए गए थे उस समय, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद सभी पात्र को अपात्र घोषित कर दिया गया। दूसरी योजना जो विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट देने की बनाई गई थी, उस साल तो सभी को टैबलेट और लैपटॉप बांटे गए, लेकिन चुनाव के अगले साल वो योजना बंद कर दी गई। बीपीएल के कार्ड बने, दूसरे न केवल हम बीपीएल को चावल देते हैं बल्कि बीपीएल के साथ साथ अन्य 8 अलग अलग कैटेगरी के लोगों को भी इसमें हमने शामिल किया, और उस 8 कैटेगरी के लोगों को भी हमने चावल की व्यवस्था की। हमने इसमें मॉडिफाई किया थोड़ा सा कि कहीं हमें लगा कि एक परिवार का सदस्य है, 2 परिवार का सदस्य है, उसे भी उतना चावल मिल रहा है, और 10 परिवार के सदस्य है, उनको भी उतना ही चावल मिल रहा है। तो हमने कहा यदि 10 परिवार के लोग हैं एक कार्ड में, किसी को काटना हो, किसी को जोड़ने की जरूरत खत्म करके, यदि 10 लोग हैं तो उनको 7 किलो के हिसाब से 70 किलो मिलेगा, 5 लोग हैं तो 35 किलो मिलेगा। और उसमें हमने उनको अब शहरी क्षेत्रों में हमने दुकानों में जो उनकी दिक्कतें थी उसको दूर करने के लिए स्मार्ट कार्ड दिया, और स्मार्ट कार्ड में उनको कहा कि आप सिर्फ पर्टिकुलर राशन दुकान से ही आपको चावल, दाल या नमक लेने की जरूरत नहीं है, आप रायपुर की किसी भी दुकानों में जाकर उस स्मार्ट कार्ड से राशन ले सकते हैं। तो राशन दुकान की जो समस्या थी, उससे जो परेशानी थी, वो बंद करने के लिए कोर पीडीएस और इसे नाम दिया मेरी मर्जी। तो ये एक नई व्यवस्था इस पे जोड़ी है। जहां तक टैबलेट और लैपटॉप की योजना थी, हमने उसको पहले तो मेडिकल कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के हमने बच्चों को लैपटॉप से शुरू किया, बाद में जो बीए, बीएससी, बीकॉम और दूसरे क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए टैबलेट की व्यवस्था की। ये व्यवस्था करीब 60,000 बच्चों तक जा रहा है। इलेक्शन ईयर में एक साल चूंकि आचार संहिता थी, प्रोसेस नहीं हुआ, तो एक साल गैप हुआ, और उस एक साल गैप होने के बाद अब करीब 60 से 65,000 बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट बंटने का काम चल रहा है। हर महीने कोई ना कोई नया ग्रुप जुड़ता जाता है, लोगों की मांग भी आती है, उस क्राइटेरिया को बढ़ाने की बात होती है, धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। अगला सवाल। नमस्कार सर, मैं सूरज अग्रवाल हूँ। सर, एक तरफ आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिना किसी सूचना के जिला पंचायती डाटा एंट्री ऑपरेटर लोग को निकाल देते हैं, उसके बाद 2 महीने तक बिना किसी बातचीत के आपका इतना रुखा बर्ताव क्यों उनकी तरफ से? ये योजना थी एक केंद्र सरकार की, और हम अस्थायी रूप से जब किसी को रखते हैं तो उसको ये समझा के रखते हैं कि तो आप परमानेंट नहीं आ रहे हैं, हमारी आवश्यकता के अनुसार आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं,
किसी को भी कांटेक्ट में भी हम लेते हैं, किसी को भी अस्थायी रूप से हम नियुक्ति करते हैं, तो उसके साथ ये रहता है कि उस पंचायत को जितनी जरूरत होगी, बाद में उनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस स्कीम को ही वापस ले लिया, तो कुछ लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को उसमें कोई स्थायी रूप से सरकार से हमने भर्ती अभियान करके उसको नहीं किया था। कांटेक्ट में थे, आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उनको फिर से हम अपने उपयोग करेंगे और बेहतर तरीके से जो लोग काम किए हैं उनको राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की जो भी योजना आएगी उसमें आगे भविष्य में समाहित करेंगे। संवाद में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से हमारी बातचीत जारी है। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। मुख्यमंत्री जी, जितने भी स्कैम आए सीधे आपका नाम जोड़ा गया। संवाद में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। झीरम घाटी की जो घटना हुई उसके बाद आप पर यह आरोप लगा कि आप पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट और असफल रहे, क्योंकि कांग्रेस की एक पूरी की पूरी पीढ़ी का सफाया हो गया छत्तीसगढ़ के अंदर और ये एक षड्यंत्र था। आप क्या कहेंगे इस बारे में? झीरम घाट पे बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, बहुत सारे जांच हो चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर की सारी एजेंसी लग चुकी है और सभी प्रकार के निष्कर्ष उन्होंने निकाले। एक मैं कह सकता हूं कि झीरम घाटी एक बड़ी घटना थी, न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए, और बहुत पीड़ाजनक घटना थी। और ऐसी घटना जिसके लिए नक्सलियों ने बार बार उनके प्रमुख जो लीडर हैं, जिनका पॉलिट ब्यूरो के मेंबर, उन्होंने कहा कि उनकी गलती हुई, ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए, और ये पश्चाताप करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सरासर उनकी गलती थी। और कहीं न कहीं सरकार ने उस समय उस घटना के संबंध में, और मुख्यमंत्री के नाते मैंने भी कहा कि जो भी हमारी बड़ी रैलियां निकलती हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम पूरी तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था करें, सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दें। तो ये एक घटना, उस दिन की जो घटना हुई है, कहीं न कहीं पुलिस बल का जो रोड ओपनिंग पार्टी है, बाकी लोग वहां पे नहीं पहुंच पाए, तो हमने उसको उसी दिन कहा था कि कहीं न कहीं इसमें कमियां तो रही है, कमियां रही है, हमने कहा कमियां रही है। इससे जुड़ा एक और सवाल, लोग कहते हैं कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल के नेताओं का हाथ था, स्पेसिफिकली कांग्रेस के अंदरूनी लोग ये कहते हैं। आपकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं अभी तक की? देखिए, ये आरोप किसी पे लगाना आज की स्थिति में, जब पूरी जांच की प्रक्रिया चल रही, किसी भी राजनीतिक दल पर, मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। क्या इस एंगल की भी जांच हो रही है? जांच सभी एंगल से करे पुलिस, सभी एंगल, एनआईए ने भी किया, ये भी शामिल है उसमें। जांच का ऐसा, उन्होंने अपने जांच के लिए अलग अलग बिंदु बनाए थे कि कौन शामिल हो सकता है, किस प्रकार की गतिविधि हुई, कहां पे चूक हुई, ये सारे बिंदु उसमें हैं। मुख्यमंत्री जी, जितने भी स्कैम आए सीधे आपका नाम जोड़ा गया, कितनी सच्चाई है इसमें? मैं मुख्यमंत्री हूं तो जो कैप्टन होता है, ताली भी उसी को मिलता है, गाली भी उसे मिला है। सीधे आपका नाम जोड़ा गया, कितनी सच्चाई है इसमें? मैं मुख्यमंत्री हूं तो जो कैप्टन होता है, ताली भी उसी को मिलता है, गाली भी उसे मिला है, केंद्र बिंदु वही रहता है। कोई भी विषय आएगा तो कहीं न कहीं डॉक्टर रमन, वो चाहे छत्तीसगढ़ में कोई घटना हो, दुर्घटना हो, कोई विषय हो, तो उसमें जोड़े, और विपक्ष इस विषय में बोलता है कि हर विषय को, मगर मुझे लगता है कि यदि कोई विषय में तथ्य हो, प्रमाण हो, देश का न्यायालय है, देश की सारी प्रक्रिया है, हर जगह हमने, इस प्रजातंत्र में तो सारे दरवाजे खुले रहते हैं, सारी प्रक्रियाएं खुली रहती है, और सबकी बात का जवाब विधानसभा के अंदर एक एक चर्चा, एक एक बहस, एक एक डिस्कशन में पिछले 5 सालों में, 10 सालों में हम देते आ रहे हैं। विधानसभा का खुला मंच रहता है जिसमें सभी प्रकार की बातें और चर्चा होती है, और बाकी क्षेत्रों में भी हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं, आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दृष्टि से लगते रहेंगे, मगर सरकार के किसी कदम में भी न हमें पीछे हटने का है, और न कोई ऐसे आरोप छत्तीसगढ़ के सरकार के मुख्यमंत्री या किसी के ऊपर प्रमाणित किए गए। 36,000 करोड़ का चावल घोटाला, ये भी आरोप आप पर कांग्रेस ने लगाया, और बड़े भारी तरीके से लगाया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, और ये कहा गया कि सीधे मैडम सीएम का नाम है उसमें। मैंने अभी
60 लाख परिवारों से राशन देने की बात कही है। 60 लाख लोगों को राशन मिल रहा है, गुणवत्ता का राशन मिल रहा है। ये दूसरा पार्ट जिसके बारे में आरोप प्रत्यारोप की बात है, नागरिक आपूर्ति निगम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका एक काम है कि जो राइस मिलर से राइस आता है, चावल आता है, धान जब हम उनको देते हैं मिलर्स को, और धान को चावल बदल के जब वो सरकार के पास जमा करता है तो नागरिक आपूर्ति निगम उसको अपने पास रख के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डालता है। उस सिस्टम में लगे हुए कुछ अधिकारियों ने गोलमाल किया, गड़बड़ की, सरकार के संज्ञान में मामला आया, सरकार की एजेंसी इसके ऊपर रेड की, ईओडब्ल्यू ने छापा मारा, कार्रवाई की, 7 लोग अभी तक जेल के अंदर है, पैसे की जब्ती हुई, उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, केस चल रहा है, और सारी बातों की जानकारी। ये एक पार्ट था जिसपे उनको लगता था कि हम यदि पीडीएस का एक छोटा सा पार्ट जो चावल लेता है उस पे यदि राइस मिलरों के बीच में कोई दिक्कत आती है तो ये इस बात को, इस करप्शन के इस हिस्से को खत्म करने के लिए ईडब्ल्यूए ने छापा मारा, कार्रवाई की, लोगों को ठीक किया। अब इस पे राजनीतिक मुद्दे की कहीं किसी ने इसका नाम है, किसी के दूसरे का नाम है, तीसरे का नाम है, मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से आप किसी का नाम डाल दो, मगर हिंदुस्तान का कोर्ट, हिंदुस्तान की न्यायालय और हिंदुस्तान की जांच प्रक्रिया तो सामने है। उस सारी प्रक्रियाओं में इस बात को रखा गया है। कहीं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मुझे नहीं लगता कि आज इस बात को लेकर मैं कह सकता हूं कि ये सारी बातें राजनीतिक के आधार पर कही जाने वाली बात है। इसमें ना कोई आधार है, ना कोई तथ्य है। आंख फोड़वा कांड और नसबंदी कांड हुए, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह ने किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं की पॉलिटिकल लीडरशिप में। अकाउंटेबल तो कैप्टन होता है। आपने कहा कि गाली भी कप्तान को और ताली भी कप्तान को। जो जवाबदार थे उस, चाहे वो ऑपरेशन आपके हुए उसके लिए हो या प्री प्लानिंग के ऑपरेशन के लिए हो, जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए गए, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, कोर्ट में मामला चल रहा है और काफी गंभीर इस दोनों मामले में अच्छे से जांच एजेंसी की जांच के लिए हमने अधिकारी किया और उस जांच के बाद में जो रिपोर्ट आ रही है उस आधार पर पूरी की पूरी कार्रवाई सरकार 100% करेगी। आगे बढ़ता हूं, थोड़ी राजनीति की बात भी हो जाए। डॉक्टर रमन सिंह के बारे में ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछले 12 सालों में उनके जितने पॉलिटिकल अपोनेंट थे उन्होंने सबको निपटा दिया। राजनीति में मैं एक ही चीज कर सकता हूं, जीवन का मेरा एक उसूल है जिस पे मैं आज भी, कल भी मैं दिल्ली में केंद्र में मंत्री रहा, विधायक रहा, सांसद रहा, तीसरी बार मुख्यमंत्री बना। तो मैंने एक चीज तय किया कि किसी की लाइन को मिटाने की जरूरत नहीं है। यदि आप में हिम्मत है, हौसला है और लोगों का विश्वास आपके ऊपर है तो आप अपनी लाइन बढ़ाते जाइए। मैं पार्षद से राजनीति शुरुआत किया। डॉक्टर रमन 80 से 85 नगर पालिका के कवर्धा के वार्ड नंबर 9 में पार्षद हुआ करता था। उस समय किसी को, मुझे भी कल्पना नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊंगा। मैं अपना डॉक्टरी करता रहा, मुझे बहुत अच्छा लगता था, स्पोर्ट्स में रुचि थी, मैं खेलता था, पर धीरे धीरे इस क्षेत्र में लोगों का आशीर्वाद मिला, मैं आया। मगर इस पूरे राजनीतिक कैरियर में मैं तो विपक्ष के बारे में भी उल्टा नहीं सोचता, अपने साथियों के साथ मिलकर काम करता हूं। और आज डॉक्टर रमन यदि यहां है तो हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से है, उनकी ताकत की वजह से है कि एक पार्षद को केंद्रीय मंत्री और एक पार्षद को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद है। इसलिए मुझे जीवन में कभी जरूरत नहीं पड़ी कि किसी को निपटा दिया जाए या किसी को निपटाना। ये राजनीति न मेरे अंदर है, न इस प्रकार की राजनीति मैं जीवन में करूंगा। जब तक जनता ने मुझे अवसर दिया है, बेहतर करने का प्रयास करूंगा। अच्छा होगा ठीक है, और जहां गलतियां हैं उसको देखना, समझना, उसको सुधारना। किसी भी राजनीतिक, मैं तो कहता हूं कि आज मैं रोज नया सीख रहा हूं, कुछ न कुछ नया जोड़ता हूं, क्योंकि कोई आदमी परफेक्ट होता नहीं, आदमी की कमियां होती है, आदमी की समझ धीरे धीरे विकसित होता है। तो आज कुछ नए अनुभव के साथ, नए तजुर्बा के साथ, पुरानी बातों को देखकर, कुछ नए अनुभव लेकर और उन पुराने मित्रों को साथ लेकर, जो मेरे साथ राजनीतिक जीवन में लंबे समय से काम किए हैं, उनके साथ आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए मेरे राजनीति के डिक्शनरी में यह शब्द नहीं है कि अपने
साथ चलने वालों को निपटा दिया जाए, ये कभी मुझसे संभव नहीं होगा। डॉक्टर रमन सिंह, आज की तारीख में नेशनल लेवल पे जो बीजेपी की परिस्थितियां हैं, हाल के दिनों में बीजेपी की बिहार में हार हुई है, आपको क्या लगता है इस हार के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, बिहार की हार ठीक है, मगर उसके पहले बड़ी जीतें भी हुई है। दिल्ली हारे आप, उसके पहले बड़ी जीत हुई हमारे हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे में देश के सबसे बड़ी पार्टी बनने का श्रेय आज यदि 280 से ज्यादा सांसद हैं, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबसे ज्यादा विधायक जिस बीजेपी से है, सबसे ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है, तो इसके पीछे भी तो कोई कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया। तो मोदी जी का नेतृत्व रहा। बिहार में कुछ स्थानीय कारण हो सकते हैं जिसमें हम पीछे हो गए, मगर एक चुनाव के नतीजे से पिछले भारतीय जनता पार्टी की जो लंबी उपलब्धि रही है उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस हार से जो कमियां रहेगी उसको समीक्षा करेंगे राष्ट्रीय नेता और आगे बढ़ेंगे। और ये तो मैदान है युद्ध का, कभी हार कभी जीत, दोनों में परेशान नहीं होना, दोनों में बहुत उत्साहित नहीं होना। और भारतीय जनता पार्टी तो सतत चलने वाला प्रवाह है, ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, इसका भी समीक्षा की राष्ट्रीय स्तर में कर रहे हैं। कुछ और आगे बेहतर होगा। आपके जो मार्गदर्शक मंडल के सदस्य, उनमें से 2 सदस्य लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, पुराने मंत्री यशवंत सिन्हा, साथ ही साथ शांता कुमार जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना है कि लोग श्रेय तो ले लेते हैं लेकिन असफलता को ओन नहीं करते और उन लोगों को बिहार चुनाव में हार की समीक्षा नहीं करनी चाहिए जो इस हार के लिए जिम्मेदार हैं। आपका क्या कहना है? इतने बड़े बड़े नेताओं का नाम आपने ले दिया, अब उसके बाद डॉक्टर रमन को इसमें बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी बात आई है, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व भी इस पर लगा हुआ है, तो बैठ के कोई रास्ता निकालेंगे। आपको नहीं लगता पार्टी के लिए संकट का दौर है? नहीं, कोई संकट, सब रास्ता निकलेगा। आपको नहीं लगता कि बीजेपी अब बहुत बदल गई है? एक ऐसी पार्टी जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ होता था, जिसके लिए संगठन सब कुछ होता था, अब वो व्यक्तिवादी हो गई। नहीं, आज भी संगठन से बड़ा कोई हो नहीं सकता, संगठन ही बड़ा है। कुछ जो चर्चाएं आ रही है उसका समाधान भी राष्ट्रीय स्तर में हमारे जो प्रमुख लोग हैं उसका निराकरण करेंगे। बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि नितिन गडकरी जैसे पूर्व अध्यक्ष ने बात कही है कि ऐसे हालात में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लगातार पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। क्या ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि अनुशासन सबसे प्रमुख चीज है, बीजेपी का मूल मंत्र है। अब आप सारे राष्ट्रीय नेताओं के बातों को मुझसे जोड़ना चाहेंगे तो आप इतने बड़े नेता खुद हैं सर। मैं 12 साल तक एक राज्य का मुख्यमंत्री, क्या बीजेपी का बड़ा नेता नहीं होगा? मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं, मगर देखिए अलग अलग हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके अपने अपने विचार आते हैं और उस विचार को पार्टी गंभीरता से देखती भी है, विचार भी करती है। तो वो अपने उनके विचार हो सकते हैं, अच्छे विचार हैं। संवाद के खास मेहमान है डॉक्टर रमन सिंह, उनसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। लोग ये कहते हैं कि आपकी जिंदगी में गुड नाइट नाम का बड़ा महत्व है। ये गुड नाइट कौन? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हाल ही के दिनों में जो चर्चा का विषय वो ये है कि देश में असहिष्णुता बढ़ी है। कई सारे लीडर्स ने, जो कई सारे राइटर्स ने, कई सारे ऐसे लोगों ने इस्तीफे दिए जिनको सरकार ने सम्मानित किया था और उनका ये कहना है कि इस सरकार के जमाने में असहिष्णुता बढ़ी है। जैसे दादरी कांड हुआ, एक मुस्लिम भाई अखलाक को मार दिया गया पीट पीट कर। आपको क्या लगता है ऐसा माहौल क्यों है देश में? देखिए, वर्षों में 10 साल, 15 साल, 20 साल राजनीतिक परिदृश्य में देखेंगे ऐसी 50 घटना हुई थी जो उचित नहीं है। समाज के लिए भी मैं उसको ठीक नहीं मानता। असहिष्णुता के नाम से जिस प्रकार लोग राजनीति कर रहे हैं ये उचित नहीं है। अलग अलग फोरम होते हैं, अलग अलग बात के तरीके होते हैं। इंटेलेक्चुअल अपनी बात करें, साहित्यकार अपनी बात कह सकते हैं, अलग अलग विषयों में लेख भी लिखे जाते हैं। पर राष्ट्रीय स्तर में किसी को सम्मान मिला है, किस परिस्थितियों में 20 साल पहले, 30 साल पहले आपको सम्मानित किया गया है, इस सम्मान को लौटाना मैं इसको सर्वथा अनुचित मानता हूं।
अगर आगे की बात करें तो बीफ को लेकर, गौ हत्या को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है देश के अंदर। ऑब्वियसली आप भी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको क्या लगता है कि देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे गौ मांस पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाए? अब देश की क्या नीति होगी, छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध है। लोग ये कहते हैं कि आपकी जिंदगी में गुड नाइट नाम का बड़ा महत्व है। ये गुड नाइट कौन है? गुड नाइट एक ऐसा कैरेक्टर है जो शायद मैं जब स्कूल जाना प्रारंभ किया तो स्कूल मुझे ले जाने वाला जो पहला व्यक्ति है जो अपने कंधे में बैठा के स्कूल ले जाता, हर व्यक्ति को जो यहां बैठे हैं उनको अपना स्कूल का पहला दिन जरूर याद होगा। फर्स्ट डे स्कूल कैसे गए थे, कैसे रोते हुए, चिल्लाते हुए, पटकते हुए, भागते हुए स्कूल से भागे, वो मुझे भी याद है। और मुझे स्कूल ले जाने वाला व्यक्ति जन्मान था, आंख नहीं थे उसके, वो मुझे कंधे में लाद के और डंडे लेके स्कूल बाउंड्री क्रॉस करके जाता था, और जब जब उसके छड़ी में छीन लेता था उसको ठुकाई भी करता था। और वो इतना मजबूत था कि मुझे पूरा कंट्रोल करके स्कूल जाके, और बाहर बैठा रहता था स्कूल में कि भागे ना, जबकि वो ब्लाइंड था। तो उसने मुझे स्कूल दिखाया, यानी ज्ञान की रोशनी देने वाला व्यक्ति जन्मान था। तो वो गुड नाइट मेरे जीवन का ऐसा कैरेक्टर है जिसको मैं हमेशा याद करता हूं। आखिरी सवाल, आने वाले समय में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है देश का राष्ट्रपति अगला किसको होना चाहिए, लालकृष्ण आडवाणी जी या कोई और? देश के राष्ट्रपति जो उस पद की गरिमा है, ऊंचाई है, और ये राजनीतिक निर्णय भी कई बार नहीं होते। जब एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने की बात हुई तो मुझे लगता था कि सभी राजनीतिक दल के लोगों ने उनके नाम से एक सहमति व्यक्त की, और मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों के साथ बैठ के बात राष्ट्रीय नेतृत्व करना चाहिए। और अच्छी बात है कि यदि माननीय डॉक्टर जी के भी नाम आता है तो बहुत बड़ा नाम है। चलिए, आपने हमसे बात की डॉक्टर रमन सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने बेबाकी से हमसे बात की। क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, उन्होंने कई बाउंसरों को छोड़ दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ के राज्य के बारे में एक क्लियर रोड मैप उनके सामने नजर आता है। संवाद में इस हफ्ते के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।